किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। मछली पालन व्यवसाय से किसान हुआ मालामाल। अमरूद से जाली बनाकर किसान कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के औराही पूरब गांव में दुबई में बैंक की नौकरी छोड़कर आए एक युवा किसान ने आत्मनिर्भर बन गांव के करीब 200 लोगों को रोजगार मुहैया करवाया है। फारबिसगंज के भानु प्रताप सिंह MBA कर दुबई के एक निजी बैंक में मोटी तनख्वाह की नौकरी कर रहे थे। 2 वर्ष पहले अपने गांव लौटे और मत्स्य संसाधन विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर उन्होंने लार्ज स्केल पर मछली पालन शुरू कर दिया। अब मत्स्य पालन कर वो अच्छी खासी स्थिति में तो आ ही गए हैं, वहीं उनके इस प्लांट से जुड़कर गांव और आसपास के करीब 200 लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। देखिए अररिया से हमारे संवाददाता सतीश कुमार की ये खास रिपोर्ट। अररिया के फारबिसगंज प्रखंड के औराही पूरब गांव में अभी हम मौजूद हैं और हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। दरअसल दुबई से लौटकर एक युवा ने इतिहास रच दिया है और यह जो आप देख रहे हैं बायो फ्लॉक जो है व्यवस्था इसे कहते हैं और इसके जरिए वो न सिर्फ स्वरोजगार कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि यहाँ के करीब 200 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तो सरकार द्वारा क्या सुविधा मिला आपको? देखिए, ये इसमें तो सरकार द्वारा समय समय पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है जो कि एक नवीनतम टेक्नोलॉजी है जिसमें पानी का जो है बहुत कम प्रयोग होता है। पानी का मतलब वेस्टेज नहीं होता है और आप उसमें जो है हाई डेंसिटी हाई वॉल्यूम में आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं। तो बहुत कम ही जगह में आप बहुत ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं। मछली की बढ़ती खपत को देखते हुए मत्स्य पालक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई तकनीक को अपना रहे हैं। इसके लिए कम पानी और कम खर्च में अधिक से अधिक मछली उत्पादन करने के लिए बायोफ्लॉक तकनीक अपनाया जा रहा है। बायोफ्लॉक तकनीक एक आधुनिक व वैज्ञानिक तरीका है। बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। बायोफ्लॉक तकनीक से टैंक में पाली जाने वाली मछलियों की प्रजातियों में कुछ खास बातें होनी चाहिए, जैसे मछली टैंक के वातावरण सहन कर सके, मछली निम्न जल स्तर पर सही बढ़वार ले सके, पंगेशियस, कोईकार, सिंघी, तिलापिया, देशी मांगुर, पाबदा, कॉमन कार्प इत्यादि मछलियों की प्रजातियां टैंक में आसानी से पाली जा सकती हैं। इसमें कुल उत्पादन मेरा इस वर्ष का 60 क्विंटल हमने उत्पादन किया है, जबकि एक ही फसल लिया समय अभाव के कारण। आप देख रहे होंगे मेरा ये 6 लाख लीटर का एक टैंक है और उसके बगल में भी 6 लाख लीटर का है। इसके बाद सीड स्टॉक के लिए हमने
2-2 लाख लीटर का 2 टैंक बनाया हुआ है। और अभी हम फिलहाल सरकार से जो हमें मिल रही है सब्सिडी, उसके बेस पे 50 टैंक का निर्माण कराया गया है, जिसमें कि अब 5-7 रोज के अंदर जो है इसको शुरू करेंगे। बायोफ्लॉक विधि में मछली पालन में भी जैविक विधि अपनाई जाती है। तालाब के पानी में मछली मल करती है। इस मल के अधिक संख्या में एकत्रित होने से पानी में अमोनिया बढ़ जाता है। अमोनिया मछलियों के लिए जहर का काम करता है, इससे मछली मर जाती है। बायोफ्लॉक विधि में जार में बैक्टीरिया पैदा की जाती है। ये बैक्टीरिया मछली के 20% मल को प्रोटीन में बदल देता है। मछली इस प्रोटीन को खा लेती है। बचा मल जार में नीचे जमा हो जाता है। इसे टोटी के जरिए निकाल दिया जाता है और मछलियों को कोई नुकसान नहीं होता। बायोफ्लॉक विधि में टैंक में पानी को साफ करने के लिए किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला जाता है। इसमें होने वाली मछली पूर्णतः जैविक होती है। लेकिन ठंड के मौसम के बाद हम लोग इसमें फरवरी में सीड स्टॉक करेंगे। आज अधिकारियों का विजिट भी था, क्या था वो? जी, अधिकारी लोग मेरे काम से बहुत ही खुश हुए। उन लोगों को भी लगा कि एक नई चीज देखने को मिल रहा है अररिया जिला में। और मैं बाहर में रहता था, आउट ऑफ इंडिया, दुबई में था, और वहां से मैं लौटा तो मुझे लगा कि अपने गांव में, अपने शहर में कुछ ऐसा शुरू करना चाहिए। इस तकनीक के लिए सबसे पहले सामान्य सीमेंट या तारपोलिन के टैंक की जरूरत होती है। इसी के साथ एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स और मछली बीज का प्रबंधन भी मछली पालन की बायोफ्लॉक तकनीक के लिए बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना होगा। साथ ही 24 घंटे बिजली की उपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि इस तकनीक में सहायक एरोबिक बैक्टीरिया को 24 घंटे की लगातार हवा में जीवित रहता है, जो बायोफ्लॉक तकनीक को सफल बनाने में मददगार है। इसके लिए आप सोलर पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त खर्चों में भी बचत होगी। बायोफ्लॉक तकनीक में खर्चा सामान्य मछली पालन के मुकाबले कम ही आता है। फिर चाहे खर्चा श्रम का हो, समय का हो, देखभाल का हो या फिर रुपयों का ही क्यों ना हो, हर तरीके से बायोफ्लॉक तकनीक एक आदर्श तकनीक है। यही कारण है कि इससे मछलियों की गुणवत्ता बेहतर रहती है, साथ ही इसके दाम भी बाजार में अच्छे मिल जाते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बागवानी में अमरूद का अपना एक अलग महत्व है। अमरूद फायदेमंद, सस्ता और हर जगह मिलने के कारण इसे गरीबों का सेब भी कहा जाता है। ये विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस से समृद्ध होता है, इसीलिए बाजार में इसकी मांग हमेशा ही बनी रहती है। लेकिन कई बार बाजार में एक साथ फलों की आवक के कारण किसानों को इसका दाम नहीं मिल पाता, जिससे किसानों को घाटा उठाना पड़ जाता है। ऐसे में किसान अमरूद से जेली जैसे सह उत्पादक बनाकर इससे अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रेखा सिन्हा से। गांव में जब सीजन होता है तो अमरूद काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अमरूद का मार्केट नहीं मिल पाता है, उतना वो बेच नहीं पाते हैं। तो उस समय अगर वो अमरूद को परिरक्षित करें जेली के रूप में, तो खासकर महिलाएं, तो उनसे वो बेहतर आय प्राप्त कर सकती हैं। और ये बनाना बहुत आसान है, तो घर में जो उपलब्ध सामान है उसी से ही उसको बनाया जा सकता है। और इसको व्यवसाय के रूप में देकर महिलाएं जो हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकती हैं। जो मेरा अनुभव है, बरसात के मौसम से ज़्यादा अच्छा जो है जाड़े के अमरूद में पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए वो बेहतर जो है जेली बनता है। लेकिन बरसात के अमरूद में भी
आपको पेक्टिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे आप उसका जो है जेली बना सकते हैं। तो इसको जेली बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता होती है, अमरूद है, चीनी है और साइट्रिक एसिड है, और एक परिरक्षक पदार्थ होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट अगर हम नहीं भी डालेंगे तो भी हम जो है 1 साल तक अमरूद की जेली को परिरक्षित कर सकते हैं। अमरूद की जेली बनाने के लिए जो है, पहले अमरूद का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न हमको ज़्यादा कच्चा अमरूद लेना है, न ज़्यादा अधिक पके हुए अमरूद का चुनाव करना है। जो फुली मैच्योर, जो फर्म जो फ्रूट होते हैं उसका सिलेक्शन करना है, क्योंकि अगर आप कच्चा लोगे तो भी उसमें पेक्टिन की जो मात्रा है वो विकसित नहीं हो पाता है, और जब ज़्यादा पका हुआ लीजिएगा तो पेक्टिन जो है वो एसिड में बदल जाता है, जिससे कि जो है जेली सेट नहीं होता है। तो फुली मैच्योर फर्म आपको फ्रूट का सिलेक्शन करना है। सर्दियों में अच्छी क्वालिटी के अमरूद काफी मिलते हैं। इनकी जेली आसानी से बनाई जा सकती है। यह टेस्टी तो होती है, हेल्दी भी होती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद के अच्छे आकार लिए फलों का चयन करें। फलों का चयन करते वक्त ध्यान रखें कि फल किसी भी तरह से कीट या रोग ग्रसित न हो, क्योंकि इस प्रकार के फलों से तैयार जेली जमती नहीं है। साथ ही चोटिल या पक्षियों के द्वारा खाए गए फलों का चयन जेली बनाने के लिए नहीं करें। फलों का चयन के बाद फलों को सफाई से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें और साफ चाकू से फलों के मध्यम छोटे टुकड़े कर लें। उसके बाद उसको छोटे छोटे टुकड़े में काटकर इतना पानी डालना है कि वो उसके भगोने में वो डूब जाए, और करीब 45 मिनट तक उसको उबालना है। आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 सीटी लगाने के बाद जो है वो पेक्टिन जो है वो अमरूद से निकल के पानी में चला आता है। उसके बाद उसको छान लिया जाता है। छानने के समय आपको ये ध्यान रखना है कि कपड़े को गाड़ना नहीं है, क्योंकि आप अगर कपड़े को आप गाड़िएगा तो उसका जो पल्प होता है वो भी जो है वो कपड़े से छन के पानी में चला आएगा, तो जेली आपका ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। जेली में यही है कि इसमें केवल पेक्टिन एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, उसमें फ्रूट का पल्प नहीं डाला जाता है। तो छानने के समय आपको ये सावधानी रखना है कि आपको कपड़े से बस छान लेना है, बिना कोई दबाव डाले हुए। उसके बाद जनरली जो हम लोग चीनी मिलाते हैं वो पेक्टिन की मात्रा से हम लोग चीनी मिलाते हैं। पेक्टिन कितना है किस अमरूद में, इसकी जांच आप जेल मीटर होता है उससे किया जा सकता है, या अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से किया जाता है, और पेक्टिन की मात्रा के अनुसार उसमें चीनी मिलाया जाता है। जनरली अगर आपके पास अल्कोहल नहीं है, जेल मीटर नहीं है, तो बरसात का जो अमरूद है उसमें अगर आपका 2 ग्लास अगर आपका जूस हो रहा है, एक्सट्रैक्ट निकल रहा है, तो उसमें आप 1 ग्लास आप चीनी मिला दीजिए, और चीनी की मात्रा के अनुसार से करीब 3 से 5 ग्राम साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है पर केजी चीनी के अनुसार। अगर चीनी 1 केजी है तो हम 3 से 5 ग्राम मतलब 1 चम्मच उसके अनुसार से हम लोग उसमें साइट्रिक एसिड मिलाते हैं, और चीनी, पेक्टिन एक्सट्रैक्ट और साइट्रिक एसिड के साथ उसको खौलाया जाता है। तब तक खौलाया जाता है जब तक कि उसकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है वो जेली का जमने लायक हो। कैसे हम जानेंगे कि एंड पॉइंट आ गया है, तो उसके लिए चम्मच से उसको जब हम करते हैं तो वो धार की तरह नहीं होके एक सीट की तरह होता है। दूसरा जो टेस्ट हम लोग करते हैं कि जब जेली का एंड पॉइंट आता है तो बड़े बड़े बबल मिलने लगते हैं, उसमें से थोड़ा सा छींटा बाहर की ओर आने लगता है, क्योंकि जेली में क्या होता है कि अगर ज़्यादा कम ही हुआ तो जेली सेट नहीं करेगी, ज़्यादा होगा तो जेली जो है बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल जो है उस एंड पॉइंट को पहचानने के लिए प्रिसिशन की आवश्यकता होगी। जब जेली गाढ़ी हो जाए तब तक कटोरी में पानी लें और इसमें जेली की कुछ बूंदें डालें। अगर जेली जमने लगे तो जेली तैयार है। जेली को बनाते वक्त ध्यान रखें कि जब भी जेली बनाए तो पतले तली वाले बर्तन का प्रयोग नहीं करें। जेली बनाते वक्त इसे बीच बीच में चलाते रहें। अगर आपको जेली रंग हल्का लग रहा है तो आप इसमें फूड कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली 10 केजी अगर हम अमरूद लेते हैं तो 7 केजी के करीब उसमें जो है आपका जेली प्राप्त होता है। जनरली जेली कितना बनता है वो डिपेंड करता है चीनी की मात्रा पे और पेक्टिन की मात्रा पे। अगर पेक्टिन का अमाउंट अच्छा है तो चीनी के 1.5 गुना आपको जो है जेली जो है प्राप्त होगा। और
ये जो है शहर में तो इसके पूरे घर में प्रचलित है, ब्रेड के साथ खाया जाता है, रोटी के साथ खाया जाता है। गांव में भी जो बच्चे हैं 1 से 5 साल के बच्चे, जिसमें अंडर न्यूट्रिशन काफ़ी खासकर झारखंड में काफ़ी ज़्यादा है, तो अगर महिलाएं अपने जो बगीचे में अगर अमरूद हो रही हैं और सीजन में अगर उसको जेली की तरह प्रिजर्व करके बच्चे को रोटी में लपेट कर अगर देंगी तो उनको बेहतर पोषण भी प्राप्त होगा। और महिलाएं संगठित अगर होती हैं और इसको अपना एक व्यावसायिक रूप अगर देती हैं तो उसके लिए हमसे ये गृह विज्ञान विभाग बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आप इसका प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण आप जो हैं हर एक जिले में कृषि विज्ञान केंद्र भी है जहां पे होम साइंटिस्ट जो हैं वो इसका प्रशिक्षण देती हैं, तो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र से भी आप संपर्क कर सकती हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। अपने राज्य में जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई जल की उपलब्धता है वे समय पर अरबी की खेती कर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अरबी की फसल से अच्छा उत्पादन तभी ले सकते हैं जबकि आप इसकी बुआई वैज्ञानिक प्रबंधनों को ध्यान में रखकर करेंगे। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AM अंसारी से। किसान भाइयों, आमतौर पर आप देखते हैं कि अगर आप अरवी की पैदावार बरसात के शुरुआती दिनों में ले लें, यानी आपका अरवी का जो उत्पाद हो, जो कोड़ाई का समय हो, अगर जुलाई अगस्त हो तो आपको बहुत अच्छा इसका मूल्य मिलता है। यानी 50-60 रुपये 70 रुपये केजी तक अरवी को आप बेच पाते हैं अगर आप जुलाई में और अगस्त में इसको बाजार में ले जा पाते हैं। अब सवाल उठता है कि जुलाई और अगस्त में निकलने के लिए इसकी बुआई कब की जानी चाहिए। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताते चलूं कि अगर आप बरसात में इसकी उपज चाहते हैं तो आपको गर्मी की शुरुआत में ही यानी फरवरी मार्च में ही इसकी बुआई कर देनी होगी। आप जो निचली जमीन होती है नदी किनारे की, ध्यान रखें अगर उसमें बलुआही की मात्रा थोड़ा हो केवाल मिट्टी के साथ साथ तो ज्यादा अच्छा होगा। सिंचाई का भरपूर साधन हो, थोड़ा बहुत अगर इसमें छाया भी पड़ रहा है, इस तरह के पेड़ पौधे हैं, वैसे जगह भी है, तब भी अरवी में चलेगा। तो आप 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अरवी की खेती कई प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतली से दोमट मिट्टी में की जाती है, पर यह रेतली, दोमट या जैविक तत्वों की भरपूर मात्रा वाली मिट्टी में उगाने पर बढ़िया परिणाम देती है। कम उपजाऊ और नमी वाली मिट्टी इसकी पैदावार को कम कर देती है। अरवी की खेती के लिए जमीन को अच्छी तरह से तैयार करें। खेत को भुरभुरा करने के लिए बिजाई से पहले खेत की 2 से 3 बार जुताई करें और उसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। साथ ही अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद खेत में मिला दें। मैं बताते चलूं कि ज़्यादातर इलाके में इसकी स्थानीय किस्में बहुत सारी हैं। अगर आपके यहाँ स्थानीय किस्म है, लोकल वेराइटीज है, बहुत अच्छा है, बाजार में उसका डिमांड है, तो स्थानीय किस्म का आप चयन कर सकते हैं और उसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई उन्नत प्रभेद लेना चाहते हैं जो विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान से जुड़े हुए संस्थाओं ने विकसित की है, तो आप उसका भी चयन कर सकते हैं। जैसे सहस्त्रमुखी है, पंचमुखी है, मुक्ताकेशी है, नरेंद्र
अरवी है, बिरसा अरवी है, इस तरह के बहुत सारे सफेद गौरिया है, बहुत सारे प्रभेद हैं। इन सब का आप चयन कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान दें, इसके साइज पर इसका थोड़ा सा निर्भर करता है कि कितना बीज दर होना चाहिए। नॉर्मल साइज है जो खाने में इस्तेमाल होता है जो अरवी का, बस वही साइज का आप कम से कम रोपाई के लिए करें तो ज्यादा बेहतर होगा किसान भाइयों। और आप इसके फसल के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अरबी के बीजों की रोपाई कंद के रूप में की जाती है। कंद रोपाई के लिए 1 हेक्टेयर के खेत में तकरीबन 15 से 20 क्विंटल बीजों की आवश्यकता होती है। यह मात्रा कंद आकार और रोपाई की विधि पर निर्भर करती है। कंद की रोपाई से पहले उन्हें बाविस्टीन या रिडोमिल MZ 72 की उचित मात्रा से उपचारित कर लिया जाता है। इसके बाद कंद की रोपाई 2 तरीकों से की जाती है। पहला समतल भूमि में क्यारियों में और दूसरा खेत में मेड़ को तैयार करके। इन दोनों ही तरीकों में कंदों की रोपाई 5 सेंटीमीटर की गहराई में की जाती है। बुआई करने में समर का फसल है, गर्मी का फसल है, बहुत अधिक इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। लास्ट में बरसात में जाके तेजी से इसमें ग्रोथ लेगा पौधा। शुरुआती दिनों में थोड़ा स्लो ग्रोथ होगा, तो बहुत दूरी पे नहीं लगानी है। आमतौर पर 50 से 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखें। पौधे से पौधे 25 सेंटी से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रखें। अब है कि इसे समतल जमीन पे बुआई नहीं करनी है, थोड़ी नाली बना के जगह के हिसाब से आप देख ले किस तरह का है। थोड़ी ऊपरी जमीन पे कर रहे हैं तो आप 1 फीट गहरी नाली कर लें। अगर आप थोड़ी लो जमीन पे कर रहे हैं, निचली जमीन पे कर रहे हैं, तो आप आधा फीट की गहराई कर ले। आग तापने के लिए लकड़ी या पुआल या पत्ते का इस्तेमाल किए तो उसके राख का इस्तेमाल कर दें। एक चीज ध्यान रखेंगे, ये अधिक पोटास इसकी आवश्यकता होती है। जैसे 120 केजी नाइट्रोजन और 100 केजी 80 से 100 केजी फास्फोरस और 80 से 100 केजी पोटास अगर आप देंगे तब इसकी भरपूर आप लाभ ले पाएंगे। और एक चीज और मैं बताते चलूं, जब आप इसकी बुआई कर देंगे, इसकी ढक देंगे कंपोस्ट से और मिट्टी से मिला के। अरबी की खेती अंतर्वर्ती फसल के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे आप एक बार में ही 2 फसलों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अरबी को आप अन्य फसलों के साथ अथवा फलों के बीज खाली पड़ी जमीन पर लगा सकते हैं और इससे अच्छा कमा सकते हैं। फिर जैसे ही गर्मी तक आप इसको गड्ढे में रहने दें, जब पौधे बड़े हो जाएं और जैसे ही जून के महीने बरसात शुरू होगा, आप उस गड्ढे को दोनों तरफ से भर दें और समतल कर दें। बरसात में अब गड्ढा नहीं रहने देना है, बरसात में समतल रखना है। फिर जैसे ही जुलाई का महीना आएगा, 15 जुलाई 10 जुलाई, तब तक आपका फसल तैयार रहेगा। अब आप उसमें से फसल को खोद के निकाल के बाजारों में बेचें। अब उस खेत में धान लगाना हो, दूसरा फसल लगाना हो, जिस चीज के लिए उपयुक्त वो जमीन है, आप उसकी खेती कर सकते हैं। यानी समर में जो बेकार जमीन पड़ना था, आप कुछ कर नहीं कर सकते थे, उसमें अरवी की एक अच्छी फसल लेकर आप एक लाखों की कमाई प्रति एकड़ आप कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पंचम्बा, जिला बेगूसराय के कृषक मुकेश कुमार सिंह ने। ये नींबू के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मुकेश कुमार सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नींबू वर्गीय फसल बहुत ही बृहद शब्द है, एक शब्द में कई चीजें समाहित हैं। नींबू में नींबू भी आता है, जो हम लोग आम शब्द में नींबू घर में उपयोग करते हैं। संतरा भी आ जाता है, मौसमी भी आ जाता है, टाभा नींबू भी आ जाता है इसमें, जिसको गागल कहते हैं। और इसमें अलग अलग मौसम में अलग अलग किसानों को प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अभी ठंड चल रहा है और जैसे ही ठंड खत्म होगी, पौधों में आपका फलन प्रारंभ हो जाएगा, फूल आना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने बागों की सफाई करें, बगीचे की सफाई रखें, चारों तरफ जड़ के चारों तरफ अपना थल्ला का सफाई कर ले, उसमें किसी प्रकार का घास खरपतवार ना हो। यह बहुवर्षीय बागवानी फसल है। अच्छी उपज लेने के लिए नियमित रूप से खाद और उर्वरक देना चाहिए, जिससे पौधे का विकास अच्छी तरह से हो और अच्छी गुणवत्ता के फल प्राप्त हो। पौधे को प्रथम वर्ष 10 किलो गोबर की खाद, 1 किलो नीम की खाद का भी प्रयोग बहुत लाभकारी होता है। इसके अतिरिक्त 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व वर्ष में एक बार पौधों को देना चाहिए। घुलनशील उर्वरकों के छिड़काव से पैदावार काफी अच्छी मिलती है। उसमें बड़ी बड़ी
पत्तियां आती हैं, बड़ा बड़ा कांटा आता है और वो बहुत तेजी से उगता है और वो कहीं उगता दूसरी जगह नहीं उगता है, साधारणतः पौधों पर ही उगता है। तो पहले फूल आने से पहले अभी किसान भाइयों के लिए सबसे जो आवश्यक है कि सर्वप्रथम इस तरह के तना का चयन करें और उसको वो कटाई छटाई करके हटाएं और कटे भाग पर हमेशा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप जरूर लगाएं। खेती में हो सके तो ड्रिप सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। बाग में बरसात का पानी का रुकाव न हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। बाग को खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए पौधों के आसपास 1 मीटर तक खुदाई कर थाला बनाएं और पौधों के मुख्य तने को बोर्डो मिश्रण से पुताई कर दें। बाग में कैंकर, श्यामवर्त, गोंद रिसाव जैसे रोगों के साथ साथ अनेक प्रकार के विषाणु जनित रोग लगते हैं। दूसरा, हमारे नींबू में आप गौर करते होंगे कि जब हमारा नींबू फलता है तो नींबू पर छोटा छोटा छिद्र टाइप होता है, वो सिट्रस कैंकर होता है। उसको पहचानने का कोशिश करें। नींबू की पत्तियों पर आप देखते होंगे कि छोटा छोटा छिद्र होता है और इस तरह का नींबू की पत्तियों पर होता है, तना पर होता है और इसका पहचान हमको कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि उसके प्रकाश संश्लेषण वाले क्षेत्र को वो कम कर देता है, जिससे उत्पादन में कहीं ना कहीं अवरोध प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम अगर कम दिखाई दे रहा है तो उसकी कटाई छटाई कर दें। कटाई छटाई कर देने के बाद उसे मिट्टी में दबा दें और किसी भी बैक्टीरियल एंटीबैक्टीरियल दवा का, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, इस तरह का दवा बाजार में मिलता है, इस प्रकार का दवा का स्टिकर और शैम्पू मिला करके आप अपने पौधों पर छिड़काव करें। इस प्रकार सिट्रस सैला, नींबू की तितली, लीफ माइनर, सफेद मक्खी, छाल खाने वाले कीट, थ्रिप्स, मिलीबग जैसे कीट भी मौसमी के उपज को प्रभावित करते हैं। तितली के गीडार नई पत्तियों को काट कर खा जाते हैं, जबकि सैला पत्तियों के रस चूसकर पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कीड़ों को चुनकर मारें और पौधों पर मोनोक्रोटोफास दवा छिड़काव करें। किसी भी आप कीटनाशक का छिड़काव करें, खास करके वैसे कीटनाशक का छिड़काव करें जो सिस्टमिक होता है, जो प्लांट सिस्टम में, पौधे के सिस्टम में, पौधा में शामिल होकर के काम करता है। इस तरह के कीटनाशक का प्रयोग करें और प्रयोग करके तब आप अपने बगीचे में पटवन अभी करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है। फल जब पकड़ ले तो आप उसमें पटवन कर सकते हैं। फल पकड़ने के बाद आप इसको पटवन करें ताकि आप जो को फल फटने की समस्याएं आती हैं वो हमारे किसानों को फल फटने की समस्याएं ना आए। और कोशिश करें कि नींबू आप वैसे समय में निकालें जिस समय में उसका बाजार का मूल्य अच्छा मिलता है। और फल लगने के बाद निश्चित तौर पर आप अपने बागों का पटवन निश्चित तौर पर करें, लगातार पटवन करें, सप्ताह 10 दिन पर एक बार निश्चित तौर पर हल्की सिंचाई करते रहें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।